की खबर से, जहां पर कांग्रेस अनुशासन समिति की आज बैठक हुई है, जिसके बाद अनुशासन समिति के अध्यक्ष उदयलाल आंजना ने कहा कि समिति के सामने कुल 22 शिकायतें आई हैं और ज्यादातर शिकायतें विधानसभा और लोकसभा चुनाव में भीतरघात से जुड़ी हुई हैं। इन सभी शिकायतों पर समिति ने गंभीरता से मंथन किया है और गहराई से सभी सबूतों को देखा गया है और शिकायतों के आधार पर अनुशंसा रिपोर्ट तैयार की गई है, जिसे पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा को भेजा गया है, जिस पर वो एक्शन लेंगे। तो अनुशासन समिति की आज बैठक हुई है कांग्रेस में और अनुशासन समिति की इस बैठक में जो जानकारी दी गई है अनुशासन समिति के कांग्रेस के अध्यक्ष उदयलाल आंजना की तरफ से, उन्होंने बताया कि कुल मिलाकर 22 शिकायतें आज की इस बैठक में निकलकर सामने आई हैं और ये सभी शिकायतें विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई हैं। अब इन शिकायतों को आधार बनाकर इन शिकायतों की एक रिपोर्ट तैयार करके पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा को भेज दी गई है। अब गोविंद सिंह डोटासरा इस पर एक्शन लेंगे। बाकायदा सबूत भी इन शिकायतों के साथ नत्थी किए गए हैं, साथ दिए गए प्राप्त हुई है, जिन पर जो विधानसभा के चुनाव की ज्यादा है उसमें उन पर ज्यादा चर्चा नहीं। श्रेणी तो अलग अलग वो बाद में तय की जाएगी, वो तो सबकी शिकायतें उन पर विचार किया है। ऐसे उस हिसाब से कुछ नहीं है कि भाई ये गंभीर ही है, ये दूसरी है। किन किन क्षेत्रों से आई हैं? पूरे राजस्थान से आई है। राजस्थान में कौन कौन से विधानसभा लोग? नहीं, वो नामजद सूची तो वो याद नहीं रही। 22 का नाम तो एक साथ याद नहीं हो पा रहा है, लेकिन 22 वो कोई बतानी जरूरी नहीं। वो तो हमारा गोपनीय मामला है। जब कार्रवाई हो के अध्यक्ष जी के पास रिपोर्ट चली जाएगी उस समय बता देंगे। किस तरह की शिकायत? अभी फाइनल बैठक हो गई या अभी और बैठक? क्या उनके ऊपर कोई कार्रवाई जैसी चीजें आप लोगों को मेंशन की है? वो तो हमारी कमेटी जो टिप्पणी करके भेजेगी उसके बाद निर्णय क्या करना अध्यक्ष जी को वो अध्यक्ष जी बता पाएंगे, लेकिन हमने तो उन पर विचार किया है कि ये किस श्रेणी में आती है, वैसी छोटी मोटी श्रेणी बना करके उनको भेज दी। लब्बो-लुबाब क्या है शिकायतों में? किस तरह की शिकायतें थी? क्या उनमें कोई एविडेंसेस थे या? चुनाव में जिस प्रकार की शिकायतें होती कि मेरे साथ खिलाफत काम किया, मेरे को हराने का प्रयास किया, मेरे साथ ये किया वो किया, साथ में नहीं आए, मीटिंग में नहीं आए, इस प्रकार की शिकायतें हैं। जो भी शिकायत आई है विधानसभा चुनाव की और सांसद चुनाव दोनों की शिकायतें आई हैं और उसपे जैसे कुछ लोगों ने प्रूफ भी भेजा है कि किस तरह से पार्टी के विरोध में जिन्होंने काम किया है उनके खिलाफ हमने जो भी कमेटी ने बैठ करके निर्णय लेकर के हम अनुशंसा करके और अध्यक्ष महोदय को उसको भेज रहे हैं और उसपे हमने निर्णय ऐसा आपस में डिस्कस कर लिया और जहां से पता हमें लग ही जाता है सब आदमी को कि कौन पार्टी के खिलाफ इस तरीके का कार्य कर रहा है, तो वो हमने पूरी तैयारी करके और अध्यक्ष जी को अभिशंसा करके हम लोग भिजवा रहे हैं और उस पर जल्दी से जल्दी कार्रवाई की जाए। इसी खबर से जुड़ी एक बड़ी अपडेट भी आपको दे देते हैं। कांग्रेस अनुशासन समिति की जो बैठक हुई है इसमें पूर्व विधायक बाबूलाल नागर ने 4 लोगों की शिकायत की है। फागी नगर पालिका सभापति ओम प्रकाश शर्मा की शिकायत की है उन्होंने। फागी के पूर्व सरपंच सीताराम पारीक के खिलाफ भी शिकायत की है। जिला कांग्रेस कमेटी सदस्य भंवर सिंह पचाला की भी शिकायत की है। फागी ब्लॉक सचिव जाकिर शेख शन्नू की शिकायत की है और पूर्व विधायक नागर ने पार्टी विरोधी गतिविधियों की शिकायत की है। महुआ से विधायक प्रत्याशी ने भी पीसीसी को अपनी शिकायत भेजी है। नागौर, चूरू समेत कई अन्य जिलों से भी शिकायतें मिली हैं। तो हमने जैसा आपको बताया पहले कि 22 शिकायतें आई हैं और इन 22 शिकायतों में महत्वपूर्ण कौन कौन सी विधायकों की तरफ से, पूर्व विधायकों की तरफ से, प्रत्याशियों की तरफ से जो लोकसभा में और विधानसभा में थे उनकी तरफ से शिकायत की गई है, ये डिटेल भी अभी निकलकर धीरे धीरे सामने आ रही है। राकेश शर्मा हमारे संवाददाता, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे इस खबर पर और विस्तार से जानकारी लेंगे। तो ज्यादातर शिकायतें राकेश विधानसभा लोकसभा चुनाव के संबंध में है, लेकिन इन शिकायतों में अगर हम देख रहे हैं तो संगठन में बड़े नाम नहीं है। ये एक तरह से कहें कि स्थानीय स्तर के जो नेता हैं उन्हीं के ही नाम, उन्हीं के ही टारगेट पर रखा गया है और शिकायतें तो पहले भी यही कही जा रही थी कि बड़े बड़े नाम हैं जिन्होंने भीतराघात किया है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से विधानसभा चुनावों में कांग्रेस पार्टी की पराजय हुई, इसके बाद पराजय को लेकर के मंथन हुआ और पार्टी किन किन क्षेत्रों में कहां पर कमजोर रही और कमजोर रहने के कारण क्या थे, इस पर बकायदा जो है फीडबैक मांगा गया था। तो जो वहां के विधायक प्रत्याशी, लोकसभा प्रत्याशी, उन्होंने जो शिकायतें भेजी हैं, तो चूंकि जो कांग्रेस का आदिवासी वोट बैंक का जो इलाका है
डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, इस इलाके में वहां पर बड़े नेताओं ने जो है पार्टी के साथ भीतरघात करने की शिकायतें जो है पीसीसी मुख्यालय को भेजी हैं। इसके अलावा दूदू से जो विधायक हैं बाबूलाल नागर, महुआ से जो विधायक प्रत्याशी रहे हैं ओम प्रकाश हुड्डा, और नागौर, चूरू सहित ऐसे इलाके जहां पर पार्टी बहुत करीबी वोटों से हारी है, और वहां के जो चाहे वो जिला कांग्रेस के प्रभारी हों या पदाधिकारी हों या जो और भी दूसरे जो पार्टी के नेता हैं, उन्होंने पार्टी विरोधी गतिविधियों में हिस्सा लिया और जो पार्टी के प्रत्याशी थे उनका समर्थन नहीं किया। साथ ही उनको एक घर के भेदिए की संज्ञा भी इन शिकायतों में दी गई है। तो ये सभी शिकायतें, लगभग 22 ऐसी बड़ी शिकायतें हैं जिन पर आज मंथन किया गया है। लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनावों से जुड़ी हुई शिकायतें, चूंकि 5 विधानसभा में उपचुनाव फिर होने हैं, लेकिन इन जिस भीतरघात करने वालों पर पार्टी जो एक एक्शन लेकर के इन पर अंकुश लगाने का प्रयास कर सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद राकेश शर्मा इस बड़ी खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए, शुक्रिया। बाबा नारायण साकार हरि का राजस्थान के अलवर से कनेक्शन सामने आया है। अलवर में खेड़ली के सहाजपुरा गांव में नारायण साकार हरि का आश्रम है। ग्रामीणों का आरोप है कि आश्रम में सहाजपुरा के लोगों को अंदर जाने की इजाजत ही नहीं है, उन्हें अंदर ही नहीं जाने दिया जाता। आश्रम में महिलाओं और लड़कियों को आने के लिए खुली छूट थी, लेकिन स्थानीय लोगों को नहीं। कोरोना काल में साल 2020 में करीब 10 महीने लगातार इसी आश्रम में बाबा नारायण साकार रहे थे। यह जानकारी भी निकलकर सामने आ रही है। तो खेड़ली अलवर, जी हां, अलवर के खेड़ली गांव में एक आश्रम का पता चला है और यह भी जानकारी लगी है कि बाबा साकार हरि का यह आश्रम है। और एक बड़ी बात, और ये आपदा किसी पर भी कभी कैसे नहीं कर सकती है। कई बार केदारनाथ, बद्रीनाथ उस जगह की हत्या हुई, ये किसी ने मारी नहीं है। इसमें ये जरूर है कि धक्का मुक्की का कुछ लोग ऐसे आए उसमें जिन्हें धक्का मुक्की करिए तो उससे भगदड़ मची है, भगदड़ से यह हत्या हुई। नारायण साकार भरतपुर अभी धर्म परिवर्तन का अड्डा बना हुआ है, लेकिन अभी कोई भी बड़ी कार्रवाई नहीं हुई है। अब तक धर्म परिवर्तन के 5 से ज्यादा मामले यहां पर सामने आ चुके हैं। हर बार विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को सामने आकर धर्म परिवर्तन के इस खेल को उजागर करना पड़ा है। धर्म परिवर्तन के सीधे तार चंडीगढ़ से जुड़े हुए हैं। अलग अलग लोग इस काम में जुड़े हुए हैं और लोगों का धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। 11 फरवरी को 2024 में सबसे बड़े मामले का खुलासा हुआ था। लोगों ने मुख्यमंत्री और राज्यपाल को ज्ञापन देकर एसआईटी गठित करने की मांग की थी और इस मामले में एसआईटी का भी गठन हुआ था, लेकिन कोई प्रभावी कार्रवाई हुई ही नहीं थी। लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो इस पूरे मामले को देखते थे, उनसे बात करते हैं कि वो क्या देखते थे, क्या यहाँ पर होता था, क्या होता था यहाँ पर। यहाँ सत्संग होता था। सत्संग में क्या होता है, धर्म पर होता है कि नहीं होता है ये तो नहीं मालूम में, पर कुल मिला के यीशु मसीह का सत्संग यहाँ होता था। काफी लोग आते हैं, काफी जाते हैं, ये नहीं मालूम है। इनकी वाइफ खुद की खत्म हुई थी, वो तो पिता परमेश्वर ने या जिंदानी की, दूसरों क्या न करेंगे। ये कब से चल रहा था? ये करीब 2-3 साल है। नहीं वो कोई 5-6 साल है धर्म परिवर्तन के रखते। 8 साल से चल रहा था। रोज जत्था ये क्या चलता था यहाँ पर? यहाँ भैया धर्म परिवर्तन को वो चल रहा है प्रोग्राम, और कई बार जो है वो ऑब्जेक्शन भयो पर ना सुधार भयो। आज भयो सुधार थोड़ा बहुत है जागो। कितने लोग आते थे यहाँ पर? ये गले ने 50 आदमी भैया रामते। महिलाएं भी हैं कुछ, इनसे महिला भी करीब 8 साल से यहाँ सत्संग हो रहा है। ये बाबा को ये बाबा लोगों को बुलाकर कैंसर का इलाज करने का दावा करता था। ये बाबा सीआरपीएफ का जवान रह चुका है और मंगलवार और शनिवार को दरबार लगाता था और गुलाब की पत्ती और लौंग से इलाज करता था, ऐसा इसका दावा है। तो भरतपुर के मुररकी गांव में पुलिस प्रशासन ने इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। एक और बाबा का पता लगाया है। यहां पर एक आश्रम को पाबंद कराया गया है, या कहें कि आश्रम में बाबा को पाबंद कराया गया है। यह बाबा
लोगों को बुलाकर कैंसर का इलाज करने का दावा करता था। यह बाबा सीआरपीएफ का जवान रह चुका है, यानी अर्ध सुरक्षा बल में ये जवान रह चुका है। और उसके साथ ही साथ मंगलवार और शनिवार ये 2 दिन हुआ करते थे जब बाबा का दरबार लगता था। गुलाब की पत्ती और लौंग से ये कैंसर का इलाज करता था। बाबा का ये दावा कि वो इलाज करने में सक्षम है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर आज सवाई माधोपुर जिले के दौरे पर हैं और इस दौरान मंत्री मदन दिलावर मुख्यालय के सर्किट हाउस पहुंचे, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इसके बाद मंत्री दुर्गा माता मंदिर पहुंचे और मंदिर परिसर में पौधारोपण कर लोगों को भी पौधारोपण करने के लिए प्रेरित किया। साथ ही मंत्री ने कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों की बैठक ली। जा रहा है और वायुमंडल में ऑक्सीजन की कमी होती जा रही है और इसलिए हम सब लोगों को अधिक से अधिक पेड़ 8 अगस्त को अमृत पर्यावरण महोत्सव मनाने जा रहे हैं। उस दिन आप सब लोगों को लगाना है, पौधे लगाकर पेड़ बनाना है। मेरा पत्रकारों से भी निवेदन है, मैंने आम जनता से तो किया ही है, एक पत्रकार कम से कम 50 से 50 पौधे लगाए। डीडवाना जिले के लाडनू उपखंड क्षेत्र में आवारा जानवरों का आतंक बरकरार है। एक ताजा मामला राहू गेट के पास का है, जहां सांड ने एक महिला को रौंद डाला। आवारा सांड के हमले में महिला बुरी तरह जख्मी हो गई। तस्वीरें भी सामने आई हैं। हमले की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी नगरपालिका के जिम्मेदार कुंभकर्णी नींद सोए हुए हैं। ये सांड वहां पर महिला को किस तरह से रौंदता हुआ चला जाता है, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कोई नकेल कसने को ऐसे खुले जानवरों पर तैयार नहीं है और नगर पालिका पूरी तरह से कुंभकर्णी नींद सो रहा है। दौसा के एक निजी स्कूल में से 10वीं के छात्र की मौत का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, तस्वीरें सामने आई हैं। बताया जा रहा है कि यतेंद्र नाम का यह छात्र बांदीकुई के ज्योतिबा फूले उच्च माध्यमिक स्कूल में पढ़ता था। सुबह समय पर स्कूल पहुंचा, लेकिन क्लास में जाने से पहले ही स्कूल की लॉबी में गिर पड़ा। सीसीटीवी में कैद छात्र की मौत का वीडियो। स्कूल पहुंचे ही गस खाकर गिरा 10वीं का छात्र। अस्पताल में डॉक्टरों ने किया मृत घोषित। यह सीसीटीवी फुटेज बांदीकुई के ज्योतिबा फुले उच्च माध्यमिक विद्यालय का है, जहां हर रोज की तरह 16 साल का यतेंद्र स्कूल पहुंचा था, लेकिन वो कक्षा में पहुंचने से पहले ही गश खाकर के गिर जाता है। आनन फानन में उसे बांदीकुई के अस्पताल ले जाया जाता है, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जब उसकी जांच करी तो उसके अंदर धड़कन वगैरह कुछ थी नहीं, मृत लग रहा था बच्चा। और उसके बाद उसको सीपीआर वगैरह देने की कोशिश करी, पर उसके बाद वो रिटायर नहीं हो पाया। और उसके परिजनों से थोड़ी जानकारी लेने की पूछी तो परिजनों ने यही जानकारी दी कि वो स्कूल गया था, खड़े खड़े नीचे गिर गया। बेहोश समझ के उसको लेके आए थे और उसके बारे में भी बताया गया था कि उसके पहले से कोई हार्ट की प्रॉब्लम थी। उसके लिए वो 3-4 साल पहले जेके लोन अस्पताल के अंदर के लिए भर्ती रहा था। इसके अलावा और किसी बीमारी का और किसी तरह के इलाज को उन्होंने कोई बताया नहीं। पंडितपुरा गांव के यतेंद्र को बचाने की हर संभव कोशिश की गई, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। दूसरी तरफ परिजनों ने शव के पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया, लेकिन संभावना जताई जा रही है कि छात्र की मौत हार्ट अटैक के चलते हुई है। हालांकि इस बीच ये बात सामने आई है कि 4 साल पहले हार्ट की बीमारी के चलते उसे जयपुर के एक अस्पताल में एडमिट कराना पड़ा था। बड़ा सवाल यह है कि इतनी कम उम्र में बच्चे की मौत क्यों हुई। हालांकि परिजनों ने शव का पोस्टमार्टम नहीं कराया है, ऐसे में मौत के वास्तविक कारण तो सामने नहीं आ पाएंगे, लेकिन संभावना जताई जा रही है कि यह मौत हार्ट अटैक से हो सकती है। आशीष शर्मा, न्यूज़ 18 दौसा। और अभी डीडवाना से बड़ी खबर है, जहां पर स्कूल में बच्चों से झाड़ू लगाने का एक वीडियो वायरल हो रहा है। परबतसर के सरकारी स्कूल का यह मामला है। स्कूल में बच्चों से झाड़ू लगवाया जा रहा है। स्कूल की ड्रेस पहने बच्चे झाड़ू लगा रहे हैं। बच्चों की सफाई करने का वीडियो वायरल हो रहा है। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में, ये स्कूल में कपड़े पहने हुए बच्चे नंगे पैर, मतलब
ये एक छात्र तो पैरों में कुछ पहने ही नहीं हुआ है, दूसरा छात्र ये देखिए, ये छात्र पैरों में कुछ नहीं पहना हुआ है। छात्र, छोटे छोटे छात्र, हाथों में झाड़ू है। चिताई तहसील परबतसर नागौर की तस्वीरें हैं, जहां सरकारी स्कूल में आप देख सकते हैं बच्चे झाड़ू लगा रहे हैं, यानी बच्चे आते पढ़ने के लिए लेकिन इनसे लगवाई झाड़ू जा रही है। ये अच्छी बात है कि साफ सफाई का ख्याल रखना चाहिए, लेकिन साफ सफाई की जिम्मेदारी, साफ सफाई का काम सरकारी स्कूलों में इन बच्चों के जिम्मे कैसे छोड़ दिया गया? इन बच्चों का पढ़ाई का क्या उससे नुकसान नहीं होगा? इन बच्चों के मन पर क्या बीत रही होगी? ये बाल मन जो खेलने और पढ़ने की इच्छा रखते हैं और वो इस तरह से साफ सफाई कर रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं। ये वीडियो लगातार वायरल हो रही है। धौलपुर से बड़ी खबर है, जहां पर हत्या के प्रयास के आरोप में 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। इनामी बदमाश श्यामवीर मीणा, कमल, ये 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं और श्यामवीर मीणा पर 15,000 रुपए का इनाम था। कमल मीणा पर 10,000 रुपए का इनाम था। बट्टिकरा के सिद्ध बाबा मंदिर के पास बीहड़ से इन्हें गिरफ्तार किया गया। हत्या की कोशिश में टोल कर्मचारियों पर इन्होंने गोली चलाई थी। आरोपियों के कब्जे से एक बाइक को भी जब्त किया गया है। अजमेर से खबर, जहां कुल्हाड़ी से पत्नी की हत्या करने वाले पति को सजा का ऐलान हुआ है। महिला उत्पीड़न कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 19 जून 2019 का यह मामला है, जब गंज थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था। कुछ घरेलू विवाद था। ये लाल घेरे में आप देख सकते हैं, ये वही शख्स है जिसने अपनी पत्नी की कुल्हाड़ी से मारकर हत्या कर दी थी। 19 जून 2019 को यह मामला थाने में दर्ज हुआ था और यह मुकदमा चला। अब अदालत की तरफ से सुनवाई के बाद फैसला सुनाया गया, दोषी ठहराया गया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। घरेलू विवाद था, आपसी कलह थी, कुल्हाड़ी से पत्नी की इस व्यक्ति ने हत्या कर दी। अब आजीवन कारावास की, आजीवन कारावास की इसको सजा का ऐलान हुआ है। अलवर की एनईबी थाना पुलिस ने सेक्सटॉर्शन और ब्लैकमेल कर ऑनलाइन ठगी के मामले में बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने गैंग के 2 बदमाशों को ककराली गांव से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने ट्रांसपोर्ट नगर पुलिया के पास से आरिफ और वसीम को पकड़ा है। आरोपियों के पास से 4 मोबाइल फोन बरामद हुए हैं, जिसमें सेक्सटॉर्शन से जुड़े हुए कई सारे वीडियोज मिले। इसके अलावा पुलिस अफसर की डीपी लगातार पुलिस अधिकारी बनकर भी साइबर ठगी करते थे। पुलिस आरोपियों से पूछताछ करने में जुटी हुई है। पुलिस ने आरोपियों को मुखबिर की सूचना पर पकड़ा है। आरोपी वीडियो कॉलिंग कर न्यूड वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करते थे। इसके बाद वीडियो के नाम पर रकम ऐंठते थे। रकम नहीं देने पर वीडियो वायरल करने की धमकी देते हैं। दोनों आरोपी आपस में चचेरे भाई हैं। पुलिस मुख्यालय द्वारा चलाए जा रहे अभियान एंटीवायरस की पालना में श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय अलवर के निर्देशन में कल थाना पुलिस द्वारा कार्रवाई करते हुए मुखबिर की इत्तला पर 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें वसीम खान जो ककराली का रहने वाला था, अब चोरगढ़ी थाना खो जिला डीग में रहता है, और दूसरा आरिफ ककराली निवासी। इनको ट्रांसपोर्ट नगर एरिया से गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से 4 मोबाइल फ़ोन जब्त किए गए हैं। मोबाइल फ़ोनों में सेक्सटॉर्शन से संबंधित और ठगी से संबंधित भरपूर सामग्री उसमें मिली हुई है, जो ठगी का काम दोनों ही करते हैं। इस पर दोनों को गिरफ्तार किया गया है और प्रकरण दर्ज किया जा चुका है, जिसका अनुसंधान शिवाजी पार्क थानाधिकारी महोदय कर रहे हैं। प्रदेश में गौ तस्करी में भारी बारिश को देखते हुए 12वीं तक के स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है। प्रदेश में पानी का प्रचंड प्रहार, 19 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट। लगातार बारिश से नदी नाले उफान पर। प्रदेश में मानसून ने रफ्तार पकड़ ली है। काले बदरा जमकर बरस रहे। मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में झमाझम बारिश देखने को मिलेगी। भारी बारिश के बाद नदी नाले उफान पर हैं। बारिश एक तरफ गर्मी से राहत दे रही है, तो वहीं दूसरी तरफ
कई शहरों और कस्बों में जनजीवन पूरी तरीके से प्रभावित भी कर चुकी है। टोंक, कोटा, बूंदी, बीकानेर, अजमेर समेत कई जिलों में कहीं कम तो कहीं भारी बारिश हुई। मौसम विभाग की माने तो अभी कुछ और दिन बारिश ऐसे ही होती रहेगी। सबसे पहले बात टोंक की, जहां भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया। 12वीं तक के स्कूलों की छुट्टी कर दी गई, सभी अधिकारियों की छुट्टी भी रद्द कर दी गई। टोंक की बनास नदी में भारी बारिश के बाद उफान पर आ चुकी है, जहां देर रात 30 लोगों का रेस्क्यू किया गया। वहीं टोंक से ही तेज बहाव के बीच ट्रक बहने की तस्वीर भी सामने आई। दरअसल बरसाती नाले के बीच से ट्रक चालक निकालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन थोड़ी देर चलने के बाद ही ट्रक पानी में समा गया। गनीमत रही कि ड्राइवर और उसका साथी कूदकर अपनी जान बचा चुके थे। ये तस्वीरें बारां जिले के शाहबाद इलाके की हैं, जहां भारी बारिश के बाद नदियों में पानी का जलस्तर लगातार बढ़ने लगा है। वहीं निचले इलाकों में पानी भर चुका है, जिसके चलते लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा। परेशानी का सामना धौलपुर के बसेड़ी में भी लोगों को करना पड़ रहा है बारिश का, जहां बीच सड़क बिजली का खंभा गिर गया, जिसके चलते आने जाने वाले लोगों को भारी परेशानी हुई। गनीमत रही कि जिस वक्त विद्युत पोल गिरा उस समय मौके से कोई वाहन वहां से नहीं गुजर रहा था, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। अलवर में तो भारी बारिश के बाद एक सड़क अचानक ही 3 से 4 फीट धंस गई, जिसमें एक टेम्पो फंस गया, जिसके चलते एक महिला भी गंभीर रूप से घायल हुई है। वहीं अनूपगढ़ में बारिश के बाद नहर में आए तेज बहाव में एक युवक बह गया। बताया जा रहा है युवक अनूपगढ़ के वार्ड 6 का रहने वाला है, जिसकी तलाश की जा रही। भारी बारिश के चलते लोगों को परेशानियां भी हो रही। केकड़ी में बारिश के बाद भासू गांव के पास पुलिया टूटने से आवाजाही पूरी तरीके से अब बंद हो चुकी है। आलम यह है कि पानी पुलिया से करीब 3 फीट ऊपर बह रहा। बारिश के बाद बीकानेर में जहां सड़कें तालाब बन चुकी हैं, तो वहीं जोधपुर में जर्जर मकान गिर चुका है। बताया जा रहा है कि मकान के पास अंडरग्राउंड में निर्माण चल रहा था, जहां बारिश के बाद पानी भर गया। सवाई माधोपुर हो या फिर कोटा, सब जगह हालात एक जैसे हैं। कोटा के इटावा इलाके में भारी बारिश के बाद पार्वती नदी पर बना पुल पानी में समा गया, जिससे राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच का संपर्क अब टूट चुका है। बात सवाई माधोपुर की करते हैं तो यहाँ बरसात के बाद कुशीला दर्रे पर भारी पानी देखने को मिल रहा। बहरहाल बारिश के चलते प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से डरा देने वाली तस्वीरें सामने आ रही। प्रशासन लोगों से एहतियात बरतने की लगातार अपील भी कर रहा, लेकिन कहीं कहीं लापरवाही के चलते जान जोखिम में डाली जा रही। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में भी भारी बारिश देखने को मिलेगी, जिसके लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। महारो राजस्थान फिलहाल बुलेटिन में अभी इतना ही। आगे देखिए 20 मिनट 20 खबर।